नमस्कार। तो फाइनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2026 is now over, but it has raised more questions rather than giving answers. हर एग्जाम का एक ना एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। उस एग्जाम के जरिए हम ये जानना चाहते हैं, कुछ असेसमेंट करना चाहते हैं, कुछ इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो क्या आपके अंदर एक बैंक सर्विसेज के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्यूमेंशिप है, जो स्किल सेट्स हैं, वो हैं कि नहीं, वो क्वालिटीज हैं कि नहीं। तो आपके पास क्वांट, रीजनिंग, अकाउंट्स, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके का पेपर पूछा जाता है। अगर आप रिसर्च में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, आर्म फोर्सेस में जाते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, तो उनके जो पेपर होते हैं, जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए पेपर कंडक्ट होता है, उसका एक लॉजिक होता है, एक पर्पस होता है, उसका एक डिफाइंड सिलेबस होता है, और उसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आपके अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए जो मिनिमम क्वालिटीज होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो खुसूसियात, खासियत होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। इस लिहाज से देखें तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है, एक जनरलिस्ट पेपर होता है, सामान्यज्ञ। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर सब्जेक्ट के थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे, मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। लेकिन इस लिहाज से आपका जो पेपर होना चाहिए वो इंडियन सिविल सर्विसेज में आते हैं, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में आते हैं। इस तरीके से ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज मिलाकर 24 सर्विसेज हैं, जिसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ सर्विसेज में फंक्शनल सर्विसेज भी हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी हैं। तो अब आप इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो क्या आपको उस तरीके की सलाहियत है, उस तरीके की समझ है, उस तरीके की आपके अंदर योग्यता है। लेकिन जो पेपर यूपीएससी ने पूछा है, उससे क्या असेस करना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, क्या इवेल्युएट करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। टफ है, डिफिकल्ट है, अगर मुश्किल है तो उसको पढ़ करके हम और मेहनत करके सुधार सकते हैं। लेकिन ये एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, जिसमें आप टॉस करिए और आंसर पहुंच जाइए। तो इसमें जो लोग आखिरकार 10,000 के आसपास प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, जो मेंस एग्जाम देंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो 10,000 होंगे, जो इन्हीं प्रीलिम्स देने वालों में से ही होंगे। और फिर उन्हीं के बीच में इन एग्जाम होगा और उन्हीं के बीच इंटरव्यू होगा, जो फाइनली मेन क्वालिफाई करेंगे। तो जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि बहुत होनहार, काबिल, होशियार या बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ लिख करके क्वालिफाई किए हैं, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उनके मेहनत में कमतरी रह गई। बल्कि ये लक का, भाग्य का, एलिमेंट ऑफ चांस, इसका ज्यादा खेल बन गया। इस पर यूपीएससी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम अगर सिविल सर्विसेज के लिए एक टैलेंट पूल में से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और हमारा एग्जामिनेशन पेपर उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है कि नहीं करता है। हालांकि यूपीएससी में अपने अपने डोमेन एक्सपर्ट्स के लोग हैं, उनको खूब पता है कि उनको किस तरीके के ऑफिसर्स चाहिए। ये मेरा काम, हमारा काम नहीं है कि हम लोग बताएं यूपीएससी को क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस पेपर के बाद रिजेंटमेंट है, जिस तरीके से इस पेपर के बाद एक तरीके की हताशा है, डिजेक्शन है, डिप्रेशन है, एक माहौल है कि इस तरीके का पेपर जिसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का सेक्शन और प्रोविजन पूछ लिया गया 0 एफआईआर के संदर्भ में। एक अच्छा खासा प्रैक्टिसिंग लॉयर क्रिमिनल साइट का भी उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से नहीं कर सकता है। अब अगर हम जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में यह पूछ लें कि लिवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं बताइए, तो उसका क्या पर्पस है। कि हमारे शरीर का लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है,
तो हमें मालूम होना चाहिए कि लीवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, कैसे किया जाता है। एक जुडिशियल सर्विसेज में जाने वाले एस्पायरेंट को क्यों मालूम होना चाहिए, या फॉर दैट मैटर आपने सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ना तो बीएनएसएस का कहीं पर मेंशन किया है, ना तो आपने सिलेबस को ठीक से डिफाइन किया हुआ है, ना सिलेबस को बताया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ऊपर से आपने बीएनएसएस का सेक्शन पूछा। फिर आपने जो केस स्टडीज पूछी जाती हैं, जो सीसेट के पोर्शन होते हैं, वो भी आपने जनरल स्टडीज के प्रीलिम्स के पेपर 1 में पूछ लिया, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित आपने केस स्टडीज भी इसमें डाल दी। फिर आपने जो सवाल पूछे नोबेल लॉरिएट्स को लेकर के, एंशिएंट हिस्ट्री में जो सवाल आए, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के जो सवाल आए, वो भी कोई बहुत रीजनेबल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो एवरेज लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से नहीं, पेपर मॉडरेट है लेकिन एब्सर्ड है। अब रही बात, यूपीएससी तो हर साल ऐसा पेपर पूछता है। यूपीएससी ने कभी भी अपने स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं किया है। यूपीएससी तो है ही अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। यूपीएससी आखिरकार क्यों इतना आसान पेपर बनाएगी कि हमारे स्टूडेंट्स आसानी से क्वालिफाई करें? नहीं, ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है, लेकिन पेपर में कोई ना कोई लॉजिक रीजन होना चाहिए। क्या असेसमेंट करना चाहते हैं, क्या इवेल्युएट करना चाहते हैं, ये तो मालूम ही होना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई एडटेक प्लेटफॉर्म, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं करेगी। आपकी अपनी क्लासरूम टीचिंग, सेल्फ स्टडी, जो भी आपने क्लास 1 से लेकर अब तक हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो सब के सब का निचोड़ है यूपीएससी का एग्जाम। और इसलिए ज़रूरत है कि आप कॉपी, पेपर, बुक और टेक्स्ट पर लौटें। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एनसीईआरटी से शुरुआत करके और उस सब्जेक्ट के जो एडवांस्ड बुक्स हैं, एडवांस्ड लेवल की किताबें हैं, उनको पढ़ें, नोट्स बनाएं। क्योंकि अगर प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर भी लिया तो आप करेंगे क्या जब तक कि आप मेन एग्जामिनेशन में दिए गए समय और शब्द सीमा में, वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट में अपनी बात ना कह पाए। तो खैर, अब पेपर पर हम लोग और तफसरा करें, इससे बेहतर है आप सीधे सीधे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाएं, जिसमें कि इस बार के जो सवाल हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लंबी, एक तो बड़ा लेंदी पेपर है। इसमें एक स्टडी है, मिस्टर एक्स, अ सीनियर ऑफिसर, वाज ओवरसीइंग अ क्रिटिकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. He found that a private service provider responsible for vaccine distribution was compromising on quality to make profits. Despite immense pressure to manage the issue due to vested interests, he raised his voice based on the principles of public administration, which he learned during various training programs attended across his career. He reported the issue to the appropriate vigilance authority and halted the contract to ensure citizen welfare. Which one among the following principles of public administration was most strongly demonstrated by Mr. X action? अब ये जो सवाल है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आप पढ़ते हैं पेपर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो हेनरी फेयोल एक थिंकर हैं जो कि अपने 14 प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं, और उनके 14 प्रिंसिपल्स में ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स, इक्विटी, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपका सही आंसर होगा अकाउंटेबिलिटी। तो इस तरह से आपका अकाउंटेबिलिटी आंसर होगा, उत्तरदायित्व, सी। फिर आप आते हैं, इन अ मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट वेयर बोथ इकोनॉमिक कंपटीशन एंड हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस फ्रीक्वेंटली लेड टू कम्युनिटी टेंशंस, ये आपने पढ़ ही लिया होगा।
अब इसमें सही आंसर क्या है? अगर हम इस पर बात करें तो इसका सही आंसर है a successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives. Correct. ये करना चाहिए. The government should move ahead with the project without delay to address urban health concerns which outweigh the sentiments of a small group. No, it is wrong. Government must address all the stakeholders and must try to resolve all the conflicts and concerns. Third, creating a multi-stakeholder dialogue platform including tribal leaders, environmental experts and municipal representatives to build mutual understanding and help de-escalate tension. Correct. Conducting an independent environmental and social impact assessment. ये बहुत important है. Environmental and social impact assessment and sharing findings transparently with both sides to facilitate evidence-based decision making. It is also correct. So 1, 3 and 4. 1, 3 and 4. Answer is A. Again, a case study based on public administration. Mr. X is a mid-level civil service official working in the urban development department of a major city. Recently, she was involved in approving a contract for a public infrastructure project, a new community park. During the approval process, she received a piece of confidential information indicating that one of the shortlisted contractors had a history of poor workmanship and allegations of corruption in other cities, though nothing had been legally proven. This is very important. Legally proven. And it is a confidential information. This is also important. The head of the department, Mr. Y, advised her not to disclose this information to the project committee or the public because it could delay the project and damage the city's reputation. However, Miss X believed that withholding such information compromised transparency and public trust. What amongst the following should Miss X do now? अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका immediately disclose the information to the project committee and the public. No. पहली बात तो जो आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है और वो भी लीगली प्रूव्ड नहीं है तो उसके बारे में आप सीधे लोगों को बता दें, ये ठीक नहीं होगा. Recommend removing the contractor from the shortlist to protect the project's integrity. ये किया तो जा सकता है, लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली है उसमें भी जो शॉर्टलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर है उसके बारे में जो एलिगेशंस हैं प्रूव्ड नहीं है. ये आपको कहता है लीगली प्रूवन नहीं है और इसलिए रिकमेंड तो किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं और चूंकि हमको ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, हमको कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज, टैक्स पेयर मनी को बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए. तो इसलिए अगर एलिगेशंस ही हैं, भले वो प्रूव्ड नहीं है, तो इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि हमें ऐसे को कम से कम अपने काम में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज ही इज प्रूवन नॉन गिल्टी और ही इज प्रूवन इनोसेंट. तो इस लिहाज से देखें तो रिकमेंड वो कर सकती हैं, ये सही मालूम होता. Propose a limited disclosure to an oversight committee while keeping the information confidential from the public for the time being. तो मेरे ख्याल में इसका आंसर होना चाहिए 2 and 3. ये बिल्कुल सही. C. अब एक और भाई क्वेश्चन है. X was addressing a seminar on the meaning of the term law as provided under Article 13, Part 3 of the Constitution of India. X explained that the meaning of the term law in the Constitution of India was very comprehensive. It included ordinances, orders, and even rules and regulations. Y pointed out that the term law in Article 13
also included custom or usage having in the territory of India the force of law, that is very important, to which X was not convinced. Based on the above, select the correct conclusion from the options given below. X is correct in the interpretation of law, including the view on non-inclusion of customs. No, it is wrong. अगर आप आर्टिकल 13 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जैसा आपको पता है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 टू 35 आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 में सबसे पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, उसकी परिभाषा दी गई है। और फिर आर्टिकल 13 में बताया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉ, दैट इफ एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली और कस्टम्स और रिचुअल्स और कन्वेंशंस which has taken the form of law, that is very important. Any law, any custom, any ritual which would amount to violate the principles of fundamental rights will stand null and void, will be rejected, will become inconsistent. This is called doctrine of inconsistency of law or doctrine of eclipse. तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एक्स का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। द व्यू ऑफ वाई दैट लॉ इंक्लूडेड कस्टम्स इज नॉट करेक्ट, नो इट इज रॉन्ग, कस्टम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। द व्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट, नो, द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट। ये बात सही, केवल वाई सही है। Consider the following statements with reference to the Constitution of India. There is no article in the Constitution of India that specifies that the Constitution of India will be officially called the Constitution of India. ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। करेक्ट। There is no article in the Constitution of India that specifies that the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935 stand repealed. ये भी बात सही है कि किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है कि ये दोनों एक्ट्स आज के बाद खत्म हो रहे हैं। There is no article in the Constitution of India that mentions 26 January 1950 as the date of the commencement of the Constitution of India. This is also correct. हालांकि आर्टिकल जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड होता है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर है, वहां पर कमेंसमेंट की तो बात आई है, लेकिन डेट 26 जनवरी 1950 मेंशन, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजंस बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देयर इज नो करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर टू करेक्ट स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 3. There is only one correct statement. All three statements are correct. A. Which of the following statements with regard to the persons and with disabilities in India are correct? अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस पर हमको देखना और समझना होगा कि The Rights of Persons with Disabilities Act, an act passed by the Parliament of India in 2018, mandates reservation in education and employment, places a legal duty on governments to ensure accessibility and non-discrimination. This is correct, but this act originally passed and technically passed in 2016. So we should read it as the Rights of Persons with Disabilities Act, an act passed by the Parliament of India in 2016, not 2018, mandates reservation in education and employment. ये बात आपकी समझ में आ रही है? The Sugamya Bharat Abhiyan focuses on achieving universal accessibility for persons with disabilities across three key domains: built infrastructure, transport system and information and communication technology. ये बात बिल्कुल सही है। The National Divyangjan Finance and Development Corporation is a public sector organization set up by the Ministry of Corporate Affairs as a not-for-profit company to promote entrepreneurship among persons with disabilities. ये बात तो सही है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि NDFDC is a public sector organization set up by Ministry of Corporate Affairs. No, it is set up by
मिनिस्ट्री ऑफ दिव्यांगजन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो हमारा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है, उसके द्वारा सेटअप किया गया। इसलिए ये स्टेटमेंट दोनों गलत हो जाते हैं। तो सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो विच आर करेक्ट। तो आंसर इज 2 ओनली। Now consider the following statements about the provisions pertaining to the scheduled castes and scheduled tribes in India. Provisions regarding the administration of the tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are given in the 5th schedule of the Constitution of India. No. This is given not in 5th schedule, it is given in the 6th schedule. So this is technically wrong. Some tribes of India are entitled to exemption from paying income tax on certain incomes. अब ये बात जो है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 26 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, all the incomes of the tribal people of the northeastern area are exempted from the tax from any sources of income. तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। The Constitution of India provides for reservation of seats in panchayats for women belonging to the scheduled caste and the scheduled tribes. It is also correct. Which one of the following conclusions based on the above statements are correct? There are 2 correct statements that include statement 2. There are 2 correct statements that statement 1 and 3. No. There is only one correct statement. All 3 statements are correct. According to my view, technically if it is asked income tax on certain incomes, जबकि सर्टेन इनकम्स नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम है, किसी भी सोर्सेस से हो, तो देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज 3. ये सर्टेन इनकम ना होता तो ये भी करेक्ट था, इसलिए मेरे हिसाब से आंसर है देयर इज ओनली वन करेक्ट स्टेटमेंट। Now consider the following statements in respect of questions asked by the members in the Parliament of India. Under unstarred questions are those to which a member desires an oral answer in the House. No, these are starred questions. Oral आंसर जिन पर मांगा जाता है वो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस आर दोस टू विच अ मेंबर डिजायर्स अ रिटन आंसर। नो, ये ओरल आंसर होते हैं। नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एन अनस्टार्ड क्वेश्चन। यस, अनस्टार्ड क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। भाई क्या होता है? स्टार्ड क्वेश्चंस आर दोस क्वेश्चंस on which a member of the Parliament or State Assembly want the concerned minister to reply in the House orally. And while replying to a starred question, a supplementary question can also be asked. जबकि अनस्टार्ड क्वेश्चन में रिटन आंसर दिया जाता है, तो जब बार आंसर रिटन दे दिया गया और सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता।
तो अब क्या है इसमें चॉइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नो. There are two correct statements that include statement 2. No. There is only one correct statement. Yes. C. There is no correct statement. It is also wrong. So the answer is C. Now, consider the following statement about the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes of the Parliament of India. Although members of this committee are elected from both houses of parliament, the chairperson of this committee is appointed by the chairman of Rajya Sabha. This is wrong. The chairperson of this committee is appointed by Speaker of Lok Sabha. ये तो गलत हो गया. 20 members are elected by the Rajya Sabha and 10 members by Lok Sabha. ये नहीं सही है, थोड़ा फ्लिप कर दिया, ये गलत हो गया. 20 members are from Lok Sabha and 10 members are from Rajya Sabha. ये होना चाहिए, ये भी गलत हो गया. No minister except for the Union Minister of Social Justice and Empowerment is eligible to be a member of this committee. No minister except for the Union Minister of Social Justice. No, this is also wrong. No minister, even if he or she is a minister for social justice and empowerment, they cannot be a member of any parliamentary committee. And if any member of the parliamentary committee is inducted into the Council of Ministers as a member of the Council of Ministers, then he must resign from that committee. तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है. Members are elected for a fixed term of 2 years from the date they enter their office. This is also wrong. Every committee is in practice constituted for a period of 1 year, and then in most of the cases the same members are reorganized and reappointed in the same committee unless and until they are debarred or disqualified or they have lost the election. So long they continue to be the member of the house, they will be most likely appointed again. So this is also wrong. Which one of the following conclusions based on the above statements are correct? There are 4 correct statements. Wrong. There is only one correct statement, that is statement 2. Wrong. There are 2 correct statements that include statement 1. Wrong. There is no correct statement. This is true. Answer is D. Is that clear? Now, again, we have to see this question. Which of the following statements about a zero first information report, zero FIR under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, BNSS 23 is are correct? A zero FIR can be lodged at a police station even though the place of commission of a cognizable, non-cognizable offence is outside the territorial jurisdiction of that police station. Now this is tricky because zero FIR can be lodged only for cognizable offences. Zero FIR can be lodged only for cognizable offences. Cognizable offences. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पर जीरो एफआईआर नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया. Now second is the officer in charge of the police station where a zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary inquiry. Yes. Under zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically. No. Information can be furnished electronically as well as orally. तो अब क्या है, अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 of BNSS, it is said that
provision is mentioned related to officer in charge of the police station where a zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary inquiry. It is under section 173(3) of the BNSS. And under section 173 subclause 1 of BNSS, it is mentioned that information can be given electronically as well as orally. So select the answer using the code given below, which is correct. So 1 and 3 are incorrect. So 2 only. D is correct answer. अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा उसको। फिर एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है कि भारतीय नागरिक बीएनएसएस कब लागू हुआ, सीआरपीसी को हटा करके नया बीएनएसएस कब हुआ, तो भाई तब भी बात समझ में आती है कि ये जुलाई 2023 से हुआ। लेकिन इतना डीप अंडर सेक्शन पूछ करके कैसे कोई पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा, ये देखना और समझना होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं, with reference to the organization under the government of India, consider the following details. Organization Central Economic Intelligence Bureau CEIB to coordinate between various law enforcement agencies. Ministry of Home Affairs. No, it functions under Ministry of Finance. तो ये गलत हो गया। Serious Fraud Investigation Office SFIO to investigate complex corporate frauds. Ministry of Finance. No, it is Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. Central Bureau of Investigation to preserve values in public life and ensure the health of the national economy. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. ये सही है। अब इसमें जो चॉइस दी गई है, टू प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ एंड एंश्योर द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये थोड़ा डाउटफुल है। ये तो सही है कि ये ईओपीटी में काम करती है, तो मेरे लिहाज से इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। प्रिजर्व वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ यानी करप्शन, क्राइम कंट्रोल, ये तो बात ठीक है, लेकिन नेशनल इकोनॉमी के लिए ये काम नहीं करती सीबीआई, और इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन। Now, which one of the following is not correctly matched? Indian Army headquarters, 3 corps, Dimapur, correct. 4 corps, Tezpur, correct. 14 corps, Leh, correct. 33 corps, Srinagar. This is incorrect. It is in West Bengal, near Siliguri. सुकमा, श्रीनगर नहीं में है, ये गलत है। तो 33 डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो सवाल है, ये पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से कोई 12-13 सवाल आए। आमतौर पर इन सवालों का जो स्टैंडर्ड है, खासतौर से पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सवाल हैं, दे आर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और इसलिए आपको
जो इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं तो मेन एग्ज़ाम के लिए रिज़ल्ट आने का, आंसर की तक का इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर किसी वजह से आपका इस बार नहीं होता है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट फील डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड, डोंट लूज योर हार्ट। अगले साल की तैयारी कीजिए। और यूपीएससी का स्टैंडर्ड हमेशा से टफ था। कब इसका एग्ज़ाम बहुत इजी रहा है मुझे तो याद नहीं पड़ता। कब ऐसा नहीं हुआ कि एग्ज़ामिनेशन के बाद ये चर्चा नहीं हुई कि भाई बहुत टफ पेपर आ गया, बड़ा लेंदी पेपर आ गया। हर साल ये होता रहता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो अगर आप 100 क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस, 15 to 20 क्वेश्चंस यू वुड फाइंड एब्सर्ड, 10 to 15 क्वेश्चंस यू वुड फाइंड डिफिकल्ट। यानी आप 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे निकाल दें 100 में से, तब भी 70 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि डूएबल है। इजी एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। केवल फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल एबिलिटी का भी टेस्ट होता है। तो इस लिहाज से आप ये मानकर चलें कि यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू बी अ केक वॉक। Preparing for UPSC is not easy. It requires your physical, mental endurance. It demands toiling very hard. You must burn yourself midnight oil. Stay focused, and it demands endeavor, enterprise, efforts, and therefore the entire tone, tenor, theme, and temperament of the examination was never and will never be easy or simple. So you have to be on your toes. We pray for your success. All our good wishes and blessings to you. If you want any assistance, cooperation, advice, mentoring, guidance from our side, please do let us know. We'll help you in all possible ways. तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हताश न हो, निराश न हो। अपना पुरुषार्थ, परिश्रम, अध्यवसाय, अध्ययन निरंतर जारी रखें। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और न रहो, न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। परिश्रम करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए और लिखने पढ़ने पर लौटिए। एडटेक, सोशल मीडिया, इससे आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपके लिखने की आदत, आपके पढ़ने की आदत, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस सिविल सेवा की परीक्षा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन, सहायता, सहयोग हमारी ओर से चाहिए तो निसंदेह, निसंकोच आप हमसे संपर्क करिए, संवाद कीजिए, संचार कीजिए। हम यथाशक्ति, यथासंभव, यथा सामर्थ्य अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूर्ण सहायता करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।